अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख और बहुत अरसे बाद आज हमें मारूफ तज्जिया निगार हैं, दिफाई तज्जिया निगार हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। सर बहुत शुक्रिया आज दोबारा वक्त देने के लिए। शुक्रिया। सर फौज से दिफा से रिलेटेड बहुत से ऐसे सवालात हैं जो हमारे जहनों में हैं, जिन्हें पूछना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं आजकल, नेशनल मीडिया इतना नहीं देखा जाता। तो जो लोग मुझे सुनते हैं वो मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और वही आज मैं आप तक कन्वे करने जा रही हूँ, जो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे सर जो बहुत डिफिकल्ट हैं। स्टार्टिंग उन्हीं से ले लूं? जी जी ले लें। सर ठीक है। सर नून लीग के बहुत से हामी एंकर ऐसे हैं जो कि ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि फौज में इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, अनबन चल रही है। कुछ कोर कमांडर्स ऐसे हैं जो पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आर्मी चीफ को सपोर्ट नहीं कर रहे। टू पुट इट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अंदरूनी मसाइल फौज के अंदर जो कि नवाज शरीफ का बयानिया था और वो चाहते थे, वो स्टार्ट हो गया। क्या ऐसा है या मुमकिन है या फौज में कोई बगावत हो सकती है या ऐसा कभी होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आर्मी में इस तरह की कोई चीज़ नहीं। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि नवाज शरीफ साहब को आर्मी में एक एक शख्स जानता है कि वो पिछले 22 साल से फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। लिहाजा उनके किसी भी बयानी पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ़ौज पाकिस्तान में से कोई यकीन करे, क्योंकि ये अंदाज़ा है, ये पता भी है, बहुत सारी चीज़ें साबित भी हैं, शवाहिद मौजूद हैं। और वो सबको अंदाजा है कि जब जनरल मुशर्रफ ने इनको निकाला तो उस दिन से ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कोई ना कोई हरदा सराई करते रहते हैं, जिससे कि दिल आज़ारी भी होती है, दुश्मन खुश होता है और अफवाज पाकिस्तान में नफरत पैदा होती है। लिहाजा ये सोचना भी बड़ी दूर की बात है कि उनके बयानिए की वजह से किसी के दिल में कोई ये ख्याल पैदा हो गया हो कि वो ठीक कह रहे हैं। नहीं, अभी डॉन लीग वगैरह ये चीज़ें तो बड़ी ताज़ा हैं और इसका बड़ा बुरा रिएक्शन था। फौज में बड़ी बड़ा डिमांड थी कि जनाब इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कानूनी चाराजोई होनी चाहिए, जो नहीं हुई। लेकिन फौज पाकिस्तान में मुझे जहाँ तक इल्म है इसकी वजह से बड़ी बेचैनी थी कि ये क्या कहा है मियाँ साहब। तो ये सोचना मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत है कि उनके बयानिए ने कोई फौज पाकिस्तान में मसला पैदा कर दिया। नहीं कहता, भारत का ये नैरेटिव था, भारत कहता था कि जनाब पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। आपने उसी चीज को एक तरह से स्ट्रेंथन किया ये कह के कि हम तो, यानी हुकूमत तो रोकना चाहती है इन लोगों को जो कि लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद के लोग हैं, उनको हुकूमत तो रोकना चाहती है और आईएसआई या फौज नहीं रोकने देती। इसका मतलब है कि जो भारत इल्जाम लगा रहा था कि आईएसआई ये काम करा रही है वो दुरुस्त है। अब अगर भारत चले जाए यूनाइटेड नेशन में और जाके वहां ये कहे कि जनाब ये इनके वजीर आजम ने ये कहा है, तो हम तो बहुत देर से कह रहे हैं कि आईएसआई ये काम करा रही है, तो अब आईएसआई पे पाबंदी लगा दें, तो ये एफएटीएफ में जीत हो जाएगी आपकी। ये तो बड़ा खतरनाक खेल था। और फिर दुश्मन का फायदा हुआ ना आपके दोनों बयानों से। बिलाखिर आपका दूसरा बयान जो डॉन अखबार में छपा, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कलभूषण की दिफा में दिया गया। तो ये इसाकदार हो या कोई हो, झूठ इनके लिए इस तरह ही है जैसे रिस्क होता है इंसान का कि उसका खुराक के बगैर गुजारा नहीं, इनका भी कोई लम्हा झूठ बोले बगैर नहीं गुजरता। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। सर ये एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत को सिर्फ आर्मी चीफ खुद मतलब एक अपनी जात में सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, लेकिन फौज जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, आर्मी हो या आर्मी चीफ हो, सपोर्ट सिर्फ एक है और वो ये है कि अगर वो आइन की हदूद में रहते हुए आइन के मुताबिक कोई काम बताएंगे तो आर्मी करेगी। और वो हर हुकूमत के लिए किया जाता है, मियाँ साहब के लिए भी था, लेकिन मियाँ साहब क्योंकि खुद साजिशें करते रहते थे तो वो दूरियां पैदा हो जाती। वरना तो आर्मी में इस चीज पे कोई उंगली नहीं उठा सकता अगर ये हुकूमत हो या कोई भी आइन के अंदर रहते हुए जो जिम्मेदारियां हैं अफवाज पाकिस्तान की उसके मुताबिक उनको कहे तो वो करेंगे। लिहाजा कोई ऐसी चीज जब हो नहीं रही जो आइन से मावरा हो, तो अफवाज पाकिस्तान में किसी को उससे इख्तलाफ रखने की कोई जवाब भी नहीं है। तो ये चीफ हो या कोई भी हो, अगर वो आइन के मुताबिक ऑर्डर्स लेके काम कर रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं, कहीं भी कोई मसला नहीं। राइट। सर अभी अरशद मलिक का कल इंतकाल हुआ कोरोना के बायस, और आपने देखा है कि वहां पे अब एक अगेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट कर दी गई है कि अरशद मलिक को इदारों की तरफ से कुछ हुआ। तो इस बात को क्या
समझते हैं जो मरीम नवाज अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए भी बहुत से एलिगेशंस लगाए हैं इंस्टीट्यूशंस पे? देखें, अरशद मलिक का जिंदा रहना अदारों के फायदे में, क्योंकि इसको यूं देखें कि नून लीग कैपिटल या मरियम कैपिटलाइज कर रही थी उस स्टेटमेंट पे जो उससे इन्होंने वीडियो में क्या लगाई कि जी मैं अंडर प्रेशर था। वो सारा किस्सा इस वजह से था कि अरशद मलिक के ऊपर, अगर आप वो वीडियो भी देखें तो नून लीग के वो दो मोरे हैं ना जो उसको ले लेके फिर रहे हैं, बिल्कुल उनका असर नजर आता है कि भाई आखिर वो उसके बाद पहुंचे कैसे। ताल्लुक था पहले से, सारे अपने मामला चल रहे थे तो उसके पास पहुंचे। असल बुकत है उसके एफिडेविट की जो उसने दिया। एफिडेविट एक हल्फ पे होती है बात, उसके अलावा तो आप सारे ये भी सुबह शाम झूठ बोलते हैं, उसने भी बोला होगा, लेकिन वो झूठ बोलने की उसकी वजह मुझे समझ आती, क्योंकि उसने इससे नासिर जंजुए से पैसे लिए हुए थे इस केस को खत्म करने के लिए। तो जब दो में से उसने एक जो ज्यादा सख्त केस था जिसमें सजा लाजमन थी उसको उसने खत्म कर दिया, जो कमजोर था उसको उसने सजा दे दी और इनको कहा कि अब आप अपील कर लें, इसमें भी आप छूट जाएंगे। अब पैसे खाए हुए थे, लिहाजा वो अपनी पोजीशन वादे करने, कभी जाती उमरा उसको ले जाते थे, कभी वो मदीने उसको पहुंचाते थे सफाइयां पेश करने के लिए। वो उसने सारा अपने एफिडेविट में दिया हुआ है। अदारों को तो ये चाहिए था जो एफिडेविट में उसने दिया हुआ है, और वो अदारों के लिए बिल्कुल वो मुफीद था कि जब उसका केस चलता उसने एफिडेविट के मुताबिक अपनी अपील की हुई थी पिटीशन, वो सुनी नहीं गई, वो बेचारा उससे पहले चला गया। अगर सुनी जाती तो उसने अदालत में यही कहना था कि जनाब जो मैंने वहां पे वीडियो में कहा है वो मैंने इनकी फेवर के लिए कहा, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि ये ऐसे कह दें, हमें मियां साहब को दिखाना है। ये उसने एफिडेविट में लिखा है कि इन्होंने मुझसे ये मिन्नत की कि हम मियां साहब की तसल्ली के लिए ये बात करना चाहते हैं, तुम कह दो, मैंने कह दी। लेकिन असल हकीकत ये है जो मैंने एफिडेविट में लिखी, और एफिडेविट में लिखा है जी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था और मैंने अपनी समझ के मुताबिक सजा दी। और उसने सारा फिर लिखा कि किस तरह उसको ये अप्रोच करते रहे, किस तरह वीडियो दिखा के उसको ब्लैकमेल किया, किस तरह उसको मदीने लेके गए, किस तरह उसको जाती उमरा लेके गए। उसने तो इनका हर भेद खोल देना था फिर। सही। तो अदारे को तो फायदा था, अदारे को तो नुकसान हुआ कि भाई अगर आप अदारे पे आज इल्जाम आयद कर रहे हैं तो जिस बंदे ने अदारे के बारे में सफाई देनी थी वो चला गया दुनिया से। बिल्कुल सर, ये केसेस के ऊपर कैसे असरअंदाज होगा? इनकी डेथ जो है वो नवाज शरीफ के केसेस को किस तरह से कर सकती है असरअंदाज? देखिए जी, ये तक अब ये शख्स बड़ा उसमें वैलिड था, मुझे कानूनी पोजीशन का अंदाजा नहीं है, लेकिन केस में कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो डेफिनेटली हुई। हो सकता है इसका रीट्रायल ऑर्डर कर दिया जाए, ये अब अदालतों पे डिपेंड करता है। अदालतें भी, आपको पता है आजकल अदालतें भी पोलिटिसाइज्ड हैं। ये भी कोई चीजें ऐसी नहीं है कि इंसान कोई बड़ा वादे तौर पे कह सके कि 100% इंसाफ की बुनियाद पे ही होगा। तो बहरसूरत ये अब कानूनी मसला है, वो देखेंगे कि क्या करना है इसका। सर, आपको क्या लगता है कि ये अरशद मलिक की जो डेथ है वो नवाज शरीफ के फेवर में जाएगी या अगेंस्ट? फेवर, उसके फेवर में चलेगी। सही। फिर एक सवालिया निशान, वो शख्स अपनी सफाई पेश करनी चाहता था जो नहीं सुनी गई, और वो अब वो लटकाते गए। ये तो किसी को नहीं पता था कि वो दुनिया से चला जाएगा, लेकिन वो उसने इनके नैरेटिव को झुटलाना था। सही। क्योंकि उसने एफिडेविट में वाज़ेह कहा है जी मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं था, ये तो मैंने सिर्फ इनके कहने पे कह दिया इस वजह से कि ये मियां साहब को मुतमईन करना चाहते थे। तो यही बात उसने एफिडेविट में, क्योंकि उसने हल्फी जो बयान दिया वो एफिडेविट, तो वो तो उसने जाके यही अदालत में कहना था कि ये झूठ बोल रहे हैं। दोनों लोग जो जिस चीज की बात नहीं कर रहे थे वो ये कि जो रिश्वत दी थी, जो पैसा दिया था उसको दोनों का चीजों में बरी करने के लिए, और यही वो वजह थी कि पैसे वो ले चुका था, लिहाजा जब दोनों पे नहीं छोड़ा तो वो कभी सफाई पेश करने के लिए कहीं जाता था, कभी कहीं जाता था, उसको घसीटे फिर रहे थे इसी वजह से कि भाई तुमने पैसे तो खा लिए, तो अब जाके हमारी पोजीशन वाज़ेह करो वहां कि ये वजह हुई, तो वो जाके फिर ये कह देता। बिल्कुल ठीक है। तो सर, अगला जो है वो इसी तरह से अयाज सादिक के बारे में बहुत से लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं आज भी। अभी 2 दिन पहले भी ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था नमस्ते अयाज सादिक के नाम से, तो लोग इस चीज को नहीं भूल रहे और वो अभी तक इस इशू को जिंदा रखना चाहते हैं। वो जवाब चाहते हैं कि इनको क्यों कोई सजा नहीं दी जा रही, क्या ये बहुत छोटी सी बात है जिसे हम भुला दें?
آج تک وہ بات انڈین میڈیا کے اوپر اچھالی جا رہی ہے، روز اچھالی جا رہی ہے. تو یہ تو ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہماری فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی ہے. کیا ہم اس بات کو چھوڑ دیں گے؟ کیا انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ریفرنس دائر ہوا تو اس کے اوپر کچھ ہو رہا؟ دیکھیں جی، سزا کیا دینی، میں سمجھ اکثر ان میں سے اب میاں صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ کیا وہ آئین کی روح سے درست ہے، وہ یا مولانا فضل الرحمان جب کر دیتے ہیں، یا وہ اختر مینگل کر رہا ہے، اس طرح کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں حقیقتاً تو یہ سارے مستحق ہیں سزا کے. لیکن بالکل اگر آپ سزا نہیں دیتے تو عوام میں بھی اگر کسی کا چہرہ بے نقاب ہو جائے تو وہ بہتر ہے. اب آپ ایاز صادق کی اگر کانسٹیٹیوئنسی میں چلے جائیں تو وہاں پہ لوگ تھو کرتے ہیں، یعنی ایسے کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں نے جا کے ان سے لوگوں کی رائے لی ہے، وہ کہتے ہیں جی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس شخص کو مائندہ ووٹ دیں، یا دشمن کا ایجنٹ ثابت ہوا ہے. تو یہ جب آپ کا اپنا ہی آپ یہ پاؤں پہ کلہاڑی والی بات ہے نا، تو عوام نہیں بھولیں گے اور عوام یہی حساب چکائیں گے الیکشن میں ان کے ساتھ. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. سر آخری سوال میرا میپ سے متعلق ہے کہ مفتاح اسماعیل کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے وسیم بدامی کے ساتھ پروگرام میں کہ فوج اس بات پر رضامند ہو چکی تھی کہ نیب کی 34 شکیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں، اور حکومت میں یہ اپوزیشن بھی اس بات کے اوپر اکتفا کرتی ہے اور فوج بھی کرتی تھی، لیکن عمران خان نہیں مانا. تو کیا سمجھتے ہیں تو بہت بڑا ایلیگیشن نہیں ہے جیسے کہ ایک پہلے ایلیگیشنز لگائے گئے اس طرح ایک بہت بڑا یہ ایلیگیشن ہے فوج کے اوپر بھی؟ کیا فوج کو جس طرح انہوں نے پہلے آ کے اپنا دفاع کیا تھا اس چیز کے اوپر کھل کے نہیں آنا چاہیے سامنے؟ کیونکہ ٹو بی آنےسٹ یہ قوم جو ہے وہ ڈپریس ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے. بات یہ ہے کہ فوج نے جا کے خود تو نہیں کہا ہوگا نا کہ جی ہماری رائے لیں. ہاں حکومت اگر کسی چیز میں رائے پوچھتی ہے تو پھر رائے دی جاتی ہے. اگر مثال کے طور پہ سرکاری طور پہ ان کو لکھ کے بھیجا گیا ہے کہ ہم یہ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کو رائے دی ہوگی. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مفتاح اسماعیل جو بات کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہے. ہو سکتا ہے اس نے بھی کوئی سنی سنائی بات کی ہو. میرا اپنا ذاتی جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ آرمی کا اس سے نہ تعلق ہے، نہ واسطہ، اور نہ کسی نے پوچھا ہوگا. سو یہ جو کچھ مفتاح اسماعیل کہہ رہی ہے ان کی اپنی کوئی سوچ یا کسی کا سنی سنائی بات ہوگی. میرا نہیں خیال کہ آرمی میں اس کا، اور آرمی نے ان اینی کیس کوئی احتساب سے ان کا واسطہ ہی نہیں ہے، احتساب حکومتیں کرتی ہیں. تو اس وجہ سے میں نہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی رائے آئی ہوگی اور نہ پوچھا گیا ہوگا. لیکن یہ کہ یہاں پہ سیاستدانوں کو عادت ہے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں فوج کو اس کے ساتھ، اور یہ اس کے مضمرات اور اس کے نتائج نہیں سمجھتے کہ یہ کتنے غلط ہوں گے. بہرحال میں پرسنلی میری رائے یا میری سوچ یہی ہے کہ یہ غلط ہے، بات ایسا ہوا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آج کے لیے بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. بہت ضروری سوالات تھے جو میرے خیال سے سب کے ذہنوں میں تھے.